नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां संस्कृतसाहित्येतिहासः इति विषयम् आधारीकृत्य नीतिकथानां विषये पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने नीति कथाओं के अंतर्गत पंचतंत्र नामक नीति कथा के विषय में जाना था। आज हम नीति कथाओं का दूसरा ग्रंथ उपस्थित हो रहा है, हितोपदेश। इस हितोपदेश के बारे में चर्चा करेंगे। हितोपदेश पंचतंत्र के आधार पर श्री नारायण पंडित ने नीति कथाओं के संग्रह के रूप में हितोपदेश नामक एक लघु ग्रंथ की रचना की है। पंचतंत्र के आधार पर, यानी ये ग्रंथ जो है हितोपदेश, ये पंचतंत्र के आधार पर ही लिखा गया। पंचतंत्र के आधार पर नारायण पंडित, इसके लेखक कौन है? नारायण पंडित ने नीति कथाओं के संग्रह के रूप में हितोपदेश नामक एक लघु ग्रंथ की रचना की। हितोपदेश तो ये जो अपने कवि हैं नारायण पंडित जी, तो नारायण पंडित का समय 14वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। हितोपदेश की 43 कथाओं में से 25 कथाएं पंचतंत्र से ली गई हैं। कुल मिलाकर 43 कथाएं इसमें प्राप्त होती है हितोपदेश में, और इन 43 कथाओं में से 25 कथाएं पंचतंत्र से संग्रहित की गई हैं। नारायण पंडित के आश्रयदाता बंगाल के राजा धवल चंद्र थे। यहाँ पर ये बता रहे हैं नारायण पंडित के आश्रयदाता जो राजा थे वो बंगाल के राजा धवल चंद्र थे। हितोपदेश में 4 परिच्छेद प्राप्त होते हैं। 4 अध्यायों में विभक्त है, इसलिए 4 परिच्छेद हैं। हितोपदेश में 4 परिच्छेदों के नाम देख लीजिए। मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। 4 हो गए। पहला मित्र लाभ, दूसरा सुहृद भेद, तीसरा विग्रह और चौथा संधि। ये 4 परिच्छेद प्राप्त होते हैं। कथा से कथा का आरंभ करने की पद्धति इसमें भी पंचतंत्र के समान ही है। एक कथा में दूसरी कथा, दूसरी कथा में फिर तीसरी कथा, कथा के अंत में फिर एक कथा प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर कथा से कथा का आरंभ करने की, कथा से कथा आरंभ करने की जो पद्धति है इसमें भी पंचतंत्र के समान ही स्वीकार की गई है, अपनाई गई है। इसकी रचना यद्यपि बंगाल में हुई थी, यद्यपि हितोपदेश नामक ग्रंथ की रचना बंगाल में हुई, किंतु यह संपूर्ण भारत में लोकप्रिय हो गया है यह ग्रंथ। इसमें अनेक रोचक शिक्षाप्रद श्लोक प्राप्त होते हैं। हितोपदेश में कुछ अधिक प्रचलित श्लोक और शिक्षाप्रद श्लोक इसमें अधिक प्राप्त होते हैं। जैसे मूर्खों को उपदेश देने से उनका क्रोध बढ़ता है, शांत नहीं होता। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। वैसे ही दूसरा एक और सूक्ति है, वह माता शत्रु है और वह पिता बैरी है जिसने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया। वह निरक्षर बालक, जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता, उसी प्रकार वह बालक सभा में शोभा नहीं देता। ये माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। वापस से देखेंगे, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। ये हितोपदेश के कुछ उदाहरण श्लोक मैंने आपको बताए। हितोपदेश पंचतंत्र की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। इसके उपदेश हृदय पर शीघ्र प्रभाव डालते हैं, इसलिए हमने हितोपदेश के नाम के बारे में पढ़ा। दूसरा ग्रंथ है बृहत कथा। बृहत कथा यह गुणाढ्य के द्वारा पैशाची भाषा में लिखी गई कथा थी। मूल ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है। गुणाढ्य का काल ईसा की प्रथम शताब्दी ईस्वी माना जाता है।
कश्मीर की जनश्रुति के अनुसार बृहत कथा श्लोकों में थी, किंतु दंडी इसे गद्य रचना के रूप में संकेतित करते हैं। देखिए, बृहत कथा नामक जो ग्रंथ है ये पैशाची भाषा में लिखा गया था। इसके रचयिता गुणाढ़ कवि गुणाढ़ थे। मूल ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं होता है, किंतु गुणाढ़ का काल ईसा की प्रथम शताब्दी ईस्वी माना जाता है। कश्मीर की जनश्रुति के अनुसार, किंवदंती के अनुसार, जनश्रुति के अनुसार बृहत कथा जो है श्लोकों में निबद्ध थी, किंतु दंडी इसे गद्य रचना मानते हैं, गद्य रूप में संकलित करते हैं। गुणाढ़ ने लोक जीवन में प्रचलित कथाओं का संकलन करके उसकी रचना की थी। जो हमारे गुणाढ़ जो थे, उन्होंने लोक जीवन में प्रचलित कथाएं जो है, हमारे जन जीवन में जो प्रचलित कथाएं हैं, कश्मीर की जनश्रुति है तो कश्मीर की कथाएं इसमें ज़्यादा आई होगी। तो इसमें ये लिखा है, गुणाढ़ ने लोक जीवन में प्रचलित कथाओं का संकलन करके उसकी रचना की थी। इसका नायक, अब नायक नायिकाएं कौन कौन है इसमें, तो इसका नायक गुणाढ़कृत बृहत कथा ग्रंथ का नायक उदयन का पुत्र नरवाहन दत्त है। उदयन का पुत्र नरवाहन दत्त है और नायिका मदन मंजूषा है। नरवाहन दत्त तो नायक है और नायिका है मदन मंजूषा, जिसे मानस वेग हरकर ले जाता है। मंत्री गोमुख की सहायता से राजकुमार मदन मंजूषा को पाकर विद्याधरों का राजा बन जाता है। आलोचकों ने उस पर रामायण के सीता हरण का प्रभाव बताया है। ये गुणाढ़ की जो बृहत कथा है उस पर उन्होंने, ये विद्वानों ने ये कहा कि रामायण के सीता हरण का इस पर अधिक प्रभाव है। इसके लेखक गुणाढ़ की प्रशंसा अनेक संस्कृत कवियों ने भी की है। आज बृहत कथा के कथानक को जानने के लिए साधन संस्कृत भाषा में बनाए गए कतिपय संस्करण हैं, जैसे बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर इत्यादि। देखिए, इन्होंने कहा मूल ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं होता है, किंतु इस ग्रंथ के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, उसके साक्ष्य बताए हैं। आज बृहत कथा के कथानक को जानने के साधन संस्कृत भाषा में बनाए गए कतिपय संस्करण हैं, जैसे बृहत कथा मंजरी, ये जो क्षेमेंद्र जी का ग्रंथ है बृहत कथा मंजरी, और दूसरा है कथा सरित सागर, ये दूसरा ग्रंथ है। अब ये बृहत कथा श्लोक संग्रह, बृहत कथा श्लोक संग्रह, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं बृहत कथा श्लोक संग्रह। यह बुद्ध स्वामी के द्वारा बृहत कथा का संक्षिप्त रूपांतर है। ये बृहत कथा श्लोक संग्रह श्लोकों में लिखा है और यह बुद्ध स्वामी के द्वारा, बुद्ध स्वामी इसके लेखक हैं, बुद्ध स्वामी, ये बृहत कथा श्लोक संग्रह के रचयिता बुद्ध स्वामी हैं। ये बृहत कथा का संक्षिप्त संस्करण है, बृहत कथा का संक्षिप्त रूपांतर है। इसमें आज 28 सर्ग प्राप्त होते हैं, जिनमें 4500 श्लोक हैं। बुद्ध स्वामी का काल 6वीं या 7वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। यह नेपाल के निवासी थे। नायक और नायिका के चरित्र और उनके पारस्परिक संबंध का इसमें अधिक संगत निर्वाह हुआ है। देखिए, इसमें वही नायिका, जो नायक वही हैं नरवाहन दत्त और मदन मंजूषा। नायक और नायिका के चरित्र और उनके पारस्परिक संबंध का इसमें बहुत अधिक संगत चित्रण, न्याय संगत चित्रण प्राप्त होता है। इसकी शैली सरल, स्पष्ट और गतिशील है। सरल शैली का आश्रय लिया गया है, तो सरल, स्पष्ट और गतिशील है इसकी शैली। काव्य के अलंकरण घटनाक्रम को अवरुद्ध नहीं करते हैं, यानी अलंकारों का चित्रण बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं किया गया है। घटना की इसमें प्रधानता है। अब बृहत कथा मंजरी, यह है बृहत कथा को जानने के लिए कुछ संस्कृत ग्रंथ प्राप्त होते हैं। तो बृहत कथा मंजरी, ये बात कर लेते हैं बृहत कथा मंजरी के विषय में, जिसके रचयिता क्षेमेंद्र हैं।
बृहत कथा का यह संक्षिप्त संस्कृत संस्करण क्षेमेंद्र द्वारा महाकाव्य के रूप में लिखा गया है। इसमें 7500 श्लोक हैं। बृहत कथा मंजरी जो बृहत कथा का संक्षिप्त संस्कृत संस्करण है, जो क्षेमेंद्र जी की रचना है, इस महाकाव्य में लिखा गया यह ग्रंथ है। इसमें लगभग 7500 श्लोक हैं। क्षेमेंद्र जिनका समय 995 ईस्वी से 1070 ईस्वी माना जाता है, जो कि कश्मीरी कवि थे क्षेमेंद्र, इन्होंने महाभारत और रामायण के जिस प्रकार संक्षिप्त संस्करण बनाए उसी पद्धति से उन्होंने बृहत कथा मंजरी भी बनाया। तो उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, एक तो भारत मंजरी, रामायण मंजरी और तीसरा बृहत कथा मंजरी। उसी पद्धति से जैसे संक्षिप्त संस्करण उन्होंने रामायण और महाभारत के बनाए हैं, उसी पद्धति से इन्होंने बृहत कथा का भी संक्षिप्त संस्करण बनाया, जिसमें 7500 श्लोक हैं। उन्होंने बृहत कथा मंजरी भी उसी शैली में लिखी है। मूल कथाओं में कांट छांट होने से दुरूहता उत्पन्न हो गई है, कठिनाई उत्पन्न हो गई है, क्लिष्टता, दुरूहता उत्पन्न हो गई है। अतः वर्णन प्रायः शुष्क हो गए हैं। नरवाहन दत्त पर केंद्रित इस काव्यात्मक कथा में अनेक उपकथाएं भी दी गई हैं, जिससे मूल कथा वस्तु शिथिल पड़ गई है। क्षेमेंद्र ने इसमें अनेक विभिन्न कथाओं को परस्पर गूंथने का प्रयास भी किया है। तो यहाँ पर हमने बृहत कथा मंजरी, जो कि क्षेमेंद्र की रचना है, वो पढ़ ली है। अगले वीडियो में अगले वीडियो से पहले अभी इसमें हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। आखिरी ग्रंथ है, बृहत कथा पर ही आधारित है वो, कथा सरित सागर। यह बृहत कथा का सबसे बड़ा संस्कृत संस्करण है। बृहत कथा का सबसे बड़ा संस्करण कौन सा है? कथा सरित सागर। संस्कृत का बृहत कथा का यह सबसे बड़ा संस्कृत संस्करण है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। इसके लेखक सोमदेव कश्मीर के निवासी थे। ये क्षेमेंद्र के समकालिक थे। क्षेमेंद्र के समकालिक थे, जो अभी क्षेमेंद्र के बारे में पढ़ा था इससे पहले। तो सोमदेव ने क्या लिखा? कथा सरित सागर। ये भी कश्मीर के निवासी थे और क्षेमेंद्र के काल के समय हुए थे। उन्होंने राजा अनंत की पत्नी सूर्यमती के विनोद के लिए 1063 तथा 1081 ईस्वी के मध्य इस ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का विभाजन लंबकों में किया गया है। देखिए इसका समय देख लीजिए एक बार। उन्होंने राजा अनंत की पत्नी सूर्यमती के मनोरंजन के लिए 1063 ईस्वी से 1081 ईस्वी के मध्य इस ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का विभाजन लंबकों एवं तरंगों में किया गया है और वृत्तांत को प्रभावशाली बनाने के लिए सोमदेव ने बहुत प्रयास किया है। क्षेमेंद्र की नीरसता इस ग्रंथ में बिल्कुल प्राप्त नहीं होती। कश्मीर के विदूषकों, सामान्य जनों की कहानियां भी इसमें जोड़ी गई है। कश्मीर के विदूषकों और सामान्य जनों की कहानियां भी इसमें जोड़ी गई हैं। अंधविश्वास, जादूगरी, शैव मत, बौद्ध मत, कर्मवाद, शिव पूजा, मातृपूजा इत्यादि का चित्रण इस ग्रंथ में कुशलता से किया गया है। सोमदेव की कथा शैली सरल, सरस और प्रवाहमय है। कठिन शब्दों, जटिल कथानकों का प्रयोग ये नहीं करते हैं। देखिए इन्होंने कहा जटिल कथानकों और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ये नहीं करते हैं। कुल मिलाकर कथा सरित सागर की लोकप्रियता के पर्याप्त कारण विद्यमान है। इससे हम ये कह सकते हैं कि सोमदेव की कथा सरित सागर जो है बृहत कथा का सबसे बड़ा संस्करण है। ये भी कश्मीर के कवि थे। आज हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम अन्य नीति कथाएं एवं लोक कथाओं के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।